नमस्ते, हाय, हेलो, कैसा है आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी अपने पिता, अपने दोनों पिता यानी कि बायोलॉजिकल फादर और जिसे वो दिल से अपने पिता मान बैठी है, वो दोनों ही साथ में गांव आते हैं और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है रास्ते भर में ही, क्योंकि वो एक साथ हर चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। हर चीज़ के लेकर के, इंद्राणी को लेकर के जिस तरह से उनके डिसीजंस रहते हैं वो सेम होते हैं। एक पिता को जो इस तरह का फ़ैसला लेना चाहिए एक बेटी के लिए, वो सारे वो हरकतें कर रहे होते हैं बच्चों जैसी। इंद्राणी बस देख रही होती है और हंस रही होती है। घर आने के बाद वो अपने भाई से मिलने जाती, लेकिन उससे पहले ही राघव जा कर के ईशांत को खोल देता है दरवाज़ा। और ईशांत आते ही अपने माता पिता को देख के बहुत इमोशनल होता है, खुश होता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो इंद्राणी पे भड़क जाता है और इंद्राणी को जान से मारने लगता है। और ये चीज़ उसके पिता देखते हैं। वो दोनों ही उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, पर इंद्राणी कहती है आप लोग दूर रहिए, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। और इस सब में ईशांत अपने पिता को धक्का दे देता है, जिस वजह से वो दूर जाकर गिरते हैं। और उसी वक्त और उसकी माँ अपने पति को संभालने चली जाती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे फादर हैं। जिस पर वो कहता है कि उसके बाद वो सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो गया है मुझे। फिर वो खुद को शांत करता है। इंद्राणी भी अपने भाई को शांत कराती है और वही उसे शांत करती भी है, उसके सर को सहलाते हुए। और उसके बाद फिर वो उसे कमरे में लेकर जाती है और उसे बैठने को देती है, पानी ला कर देती है। लेकिन उसका भाई कहता है कि रूम बंद कर दो, पर वो फिर कहती है कि मैं आपके लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। फिर वो जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसका भाई गेट बंद कर देता है। वो जैसे गेट बंद करता है, इंद्राणी घबरा जाती है और कहती है भैया आप कुछ मत कीजिएगा, मैं आपको ठीक कर दूँगी, चिंता मत कीजिए आप। उसी वक्त उसके फादर भी आते हैं और वो भी ईशांत को कहते हैं कि मेरा नाम ईशांत है, मैं एक बहुत अच्छा न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रिसर्चर हूँ और डॉक्टर भी हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। जिस पर वो थोड़ी देर सोचता है। इधर इंद्राणी भी घबराते हुए दरवाज़ा पीटते पीटते दरवाज़ा को तोड़ने वाली होती है। हालांकि वो चाहती थी कि वो ना तोड़े, लेकिन अपने भाई की फ़िक्र में वो ऑलमोस्ट दरवाज़े को तोड़ देती है। और इधर ईशांत भी दरवाज़ा खोल देता है। उसका आखिरी वाला जो पंच होता है वो सीधा उसके भाई के चेहरे पे जाके लगता है, जिस वजह से ईशांत बहुत दूर जाकर फेंकाता है घर कमरे में ही। और इंद्राणी कहती है माफ़ कर दीजिए भैया, जिस पर वो कहता है क्या बहन, तूने मुझे ही मार दिया। जिस पर इंद्राणी कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कहा कि ना मेरी मैं बस दरवाज़ा खोल रही थी, मुझे लगा आप कुछ कर लोगे खुद को, तो इसलिए। इंद्राणी की फ़िक्र देखकर वो उसे गले लगा लेता है, लेकिन उनसे उसके फादर को लगता है कि वो शायद फिर से इंद्राणी को मारने वाला है, इसलिए वो उसे दूर करने वाला होता है। लेकिन इंद्राणी अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहती है कि बस मेरा भाई मुझे गले लगा रहा है। फिर वो अपने भाई को गले लगाकर शांत करती है और कहती है आप कुछ मत कीजिए। फिर उसकी माँ अपने पति को लेकर आती है, जिस पर मुथु भी अपने बेटे के पास जाकर बैठता है और कहता है बेटा, जो हुआ उसमें तेरी गलती नहीं है और ना ही इंद्राणी की, तो ज़्यादा मत सोच। मुझे पता है तेरी माँ ने मुझे बताया सब कुछ। तुझे तुझे कहा गया है कि तू इंद्राणी को मार दे, लेकिन इसमें तेरी गलती नहीं है और ना ही तू जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है।
इसलिए खुद को दोष देना बंद कर दे और ख़ुद को दोषी मानना भी बंद कर दे, समझा? अब चल खाना खाते हैं साथ में। जिस पर मीरा कहती है कि मैंने तो अभी तक कुछ बनाया ही नहीं है। तो उसके फादर कहते हैं हाँ तुम बनाओगी कहाँ से, सब तो साथ में ही आए हैं, चलो साथ में खाना बनाते हैं। जिस पर वो कहती है कि नहीं, आप जेल से आए हैं, माना कि कोर्ट ने आपको बरी किया लेकिन पता नहीं आपको कैसा वहाँ। जिस पर वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि उधर से स्नेहा हलवा बनाकर लेकर आ जाती है। मीरा कहती है कि ये तुमने, जिस पर स्नेहा कहती है कि मैंने सुबह ही बनाया था पर मैंने किसी को दिया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि सबके साथ मिलकर खाने में ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा, इसलिए फिर वो अपने फादर को देती है। लेकिन वो अपने पिता को नहीं देती है, ईशांत को। तो ईशांत फिर खुद से ही जाके ले लेता है। हालांकि वो खुद से लेने ही जा रहे होते हैं कि तभी मुथु उन्हें अपना बोल पकड़ाते हैं और कहते हैं खाइए, मैं ले लेता हूँ। जिस पर इंद्रानी सोचती है कि मेरे पिता कितने अच्छे हैं, मेरे उस पिता की देख रेख कर रहे हैं जिनकी वजह से उनके बेटी का हाल बेहाल है। वो ये खुद ही मन में सोच रही होती है और फिर वो रसोई में चली जाती है। मीरा भी रसोई में जा कर के काम कर रही होती है, सब्ज़ी वगैरह काट रही होती है। एक तरफ चूल्हा पे चावल दाल चढ़ जाता है, इधर सब्जियां काट रही होती है। चावल दाल उतारते ही सब्जियां बनाना शुरू हो जाता है। स्नेहा भी अपनी माँ की मदद कर रही होती है और दोनों मिलकर काम कर रही होती है। इधर बाहर में दोनों ईशांत माने ईशांत अंकल और ईशांत भैया दोनों ही बैठे होते हैं और फिर मुथु बैठे होते हैं। फिर ईशांत कहता है मुझे अब समझ आया कि क्या इंद्रानी स्नेहा ना, क्या बोलूँ मैं उसको, मैं समझ नहीं पा रहा। जिस पर वो कहता है कि जो तुम्हारे दिल में आए वो कहो, तुम्हारी ही बहन है वो। जिस पर वो कहता है कि हाँ सही कहा, वो मेरी बहन है। तो मेरी बहन इंद्रानी ना बचपन में जब आई थी ना घर पे, तो वो ना मेरा नाम सुनते ही गुस्सा हो गई थी, शायद इसलिए क्योंकि ये आपका नाम है। हाँ तुम्हारा और मेरा नाम सेम है, बस सरनेम अलग है। हाँ शायद इसलिए वो थोड़ी शांत हो गई थी, वरना मेरा नाम सुनते ही तो वो इतनी भड़क गई थी मानो जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। मुझे तो समझ में भी नहीं आया था कि वो मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। फिर मैंने कुछ कहा नहीं। वैसे उसका ना एक पैम्पलेट है, मतलब जिस पे लिखा हुआ है स्नेहा के बारे में। मैंने तो कोई पैम्पलेट नहीं बंटवाया है। जिस पर वो कहते हैं आपने नहीं बंटवाया? नहीं, एक्चुअली मैं अपनी बेटी को ढूंढना तो चाहता था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि वो मुझसे दूर रहेगी तो वो खुश रहेगी। मेरे लिए उसका ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी था और साथ में ये भी था कि मेरी बेटी अगर मेरे करीब आ गई तो मेरा दोस्त उसे नुकसान पहुंचा सकता है, और मैं सच कहूँ तो ये चाहता भी नहीं था कि वो उस वक्त मेरे पास वापस आए, क्योंकि मैं उसे डिज़र्व ही नहीं करता। मैं उसका एक अच्छा पिता बन ही नहीं पाया। मेरी बेटी ने बहुत कोशिश की मेरे प्यार को पाने की, मेरे प्यार को जीतने की। वो हमेशा चाहती थी कि उसके पिता उसे एक्सेप्ट करें, उसे प्यार करें, उसका ख्याल रखें, पर मैंने कभी अपनी बेटी की तरफ देखा भी नहीं। मैं बहुत बुरा फादर हूँ। मैंने उसका
हमेशा दिल दुखाया। उसने बचपन से बहुत कोशिश की। मैंने उसे एक बार कहा कि तुम मेरे सामने मत आना, तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मर गई। उस दिन के बाद वो कभी मेरे सामने नहीं आई। मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। मैं जब भी घर आता था तो जैसे कि उसके कदमों की आहट भी मुझे सुनाई न दे, वो ऐसी जगह छिप जाती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि घर पे वो है भी। हालांकि मैं उसे ढूंढता भी नहीं था, लेकिन कभी कभार बहुत मन करता था उसे ढूंढने का। माँ से पूछने का भी मन करता था कि माँ मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपनी बेटी के बारे में किसी से कुछ पूछूं, किसी से कुछ कहूं। लगा कि अगर मैं पूछूंगा, अगर मैं कहूँगा, और अगर मेरी बेटी को लगा कि मैं उसके पिता उससे प्यार करते हैं, तो हो सकता है कि वो मेरे आसपास घूमने लगे फिर से, और मैं गुस्सा हो जाऊं, इरिटेट हो जाऊं। मुझे वो सब कुछ याद नहीं करना था कि कैसे उसका जन्म हुआ और कैसे मेरी पत्नी की मौत हुई। हालांकि मैं जानता ही नहीं था ठीक से कि मेरी पत्नी की मौत की वजह मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। मुझे लगता था कि मेरी बेटी मेरी पत्नी की मौत की वजह है, इसलिए मैं हमेशा उससे चिढ़ा रहता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी बेटी तो मेरी पत्नी की मौत की वजह थी ही नहीं कभी। वो तो मैं था जो किसी को दोष देना चाहता था, क्योंकि मैं खुद को दोष नहीं दे पा रहा था। मैं खुद को ये कह ही नहीं पा रहा था कि ये सब मेरी गलती है, इसलिए मैं किसी और को कसूरवार ठहरा कर खुद को बेकसूर बताना चाहता था, और इसलिए मैंने मेरी बेटी को कसूरवार ठहरा दिया, जबकि उस नन्ही सी जान, उस मासूम की कोई गलती नहीं थी। मैंने तो बस अपने आप को शांत कराने के लिए उसे गुनहगार बना दिया। ये मेरी गलती है, ये मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं उसका पिता बना, और उसकी बदनसीबी कि मैं उसका पिता बना। लेकिन अच्छा है कि मुझे छोड़कर उसने आपको चुना, और आप उसके अच्छे पिता बने, उसका अच्छे से ख्याल रखा। मैं आपका ऋणी हूँ। वो मुत्थु के घुटनों पे बैठकर हाथ जोड़िए बात कहने लगते हैं और कहते हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरी बच्ची का इतना ख्याल रखा, इतने सालों तक उसे पाला पोसा, इतना प्यार किया। मैं नहीं जानता कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, पर मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ कि मैं आपके बेटे को ठीक कर दूँ। चाहे मेरे दोस्त ने आपके बेटे के साथ जो कुछ भी किया हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर दूँ। ये बोलकर वो मुत्थु से हाथ जोड़ घुटनों पे बैठ माफ़ी मांगते हैं और शुक्रिया अदा कहते हैं। अपने किए हुए सारे गुनह क्राइम के बारे में बोल कर ये भी कहते हैं कि आज आपका बेटा जिस हाल में है उसकी कहीं ना कहीं गुनहगार मैं ही तो हूँ। अगर मैंने अपनी पत्नी को बचाया होता और अपनी पत्नी का ख्याल रखा होता, तो कभी मेरे दोस्त मेरी पत्नी को ऐसे इंजेक्शन नहीं लगाता। अगर ऐसा ना होता तो स्नेहा कभी आपसे मिलती नहीं। अगर स्नेहा मिलती नहीं और उसका पता अगर मेरे दोस्त को चलता ही नहीं, तो शायद आपका बेटा ठीक होता। वो आपके बेटे को मोहरा नहीं बनाता।
ये मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ये बोलकर वो खुद को जैसे सज़ा दे रहे हो। मुथु उन्हें उठाता है और कहता है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो भी किया वो अपनी बेटी के लिए किया। आप बस भावनाओं में बह गए थे। आप बस खुद को गुनहगार नहीं बताना चाहते थे, लेकिन आप वैसे भी गुनहगार नहीं हैं। किसी पे भरोसा करना गुनाह नहीं होता है, और वैसे भी वो आपका दोस्त था। अपने करीबी लोगों पे भरोसा करना तो हम इंसानों की आदत है। मैंने भी अपने गांव के करीबी इंसान पे भरोसा किया, उसने तो मुझे जेल ही पहुंचा दिया। तो मैं कैसे आपसे ये कहूँ कि आप गुनहगार हैं? आपकी कोई गलती नहीं। आपको लगा आपका दोस्त सबसे अच्छा इंसान है, आपकी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखेगा। इसमें आपकी क्या गलती है? आपने अपने करीबी लोगों पे भरोसा किया, तो इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं। हाँ, बस आपकी इतनी सी गलती है कि आपने अपनी पत्नी को फिर ठीक से ध्यान नहीं दिया जब आपकी पत्नी को आपकी ज़रूरत थी तब। उसके बाद जब आपकी बेटी हुई तब भी आपने अपनी बेटी पे ध्यान नहीं दिया। ये आपकी दूसरी गलती थी। आपकी बेटी के साथ वो आदमी क्या कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन आपने तब भी ध्यान नहीं दिया। ये आपकी तीसरी गलती। और जब आपकी बेटी को उसने मारा, अलग थलग कर दिया आपके पूरे परिवार से, तब भी आपने उसे ढूंढा नहीं, उसे देखा नहीं। यह आपकी चौथी गलती है। आपकी ने जब सारी उम्मीद खो दी, तब आपने खुद को कैद कर दिया। ये आपकी पांचवी गलती है। अपनी बेटी को ढूंढने के बजाय खुद को ही बंद कर दिया उस कैद खाने में जिसमें आपकी बेटी थी। और ऐसा करके आप किसे सज़ा दे रहे थे? खुद को या अपनी बेटी को, जिसे अपने पिता का प्यार कभी मिला ही नहीं? ये जैसी मुथु ये बात कहते हैं, वैसे ही स्नेहा उधर से आती है और कहती है, क्या कहा आपने कि मुझे कभी मेरे पिता का प्यार नहीं मिला? तो आप मेरे पिता नहीं हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर मुथु कहता है, नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस कह रहा था कि आप तो बस क्या कह रहे थे आप? मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। लेकिन आपने मुझे अपनाया, मुझे प्यार दिया, मुझे ये परिवार दिया, इसमें आपकी गलती नहीं है। वैसे भी जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। बस वो मेरे भैया को ठीक कर दें, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। वो ये कहकर फिर रसोई में चली जाती है। मुथु कहते हैं कि आप ज़्यादा मत सोचिए, वो बस गुस्से में है, और मुझे लगता है कि आपको उसका गुस्सा शांत होने का इंतज़ार करना चाहिए। वो भी कहते हैं, ईशांत भी कहते हैं, हाँ मुझे पता है मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है, पर मैं गलत हूँ इसलिए वो मुझसे नाराज़ है। मेरी गलती है। ये कहते हुए वो मुथु को कहते हैं कि क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? जिस पर वो कहता है, हाँ आप मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? आपकी बेटी है, आप उसे मिल सकते हैं, देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं, शुक्रिया, बस इतना ही काफ़ी है। मैं उसे मिलने के लिए आ सकता हूँ, यही काफ़ी है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अपना कीमती समय देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।